Hello, myself R.P. Misra. My YouTube channel is Physics Trick. मैं यहाँ चैप्टर 1 का फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक यूनिट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट इसमें दो चैप्टर आते हैं। वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, and the second is electric potential and capacitance। ये दो चैप्टर मिलकर एक यूनिट बनती है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जानना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। तो अगर हम इसे डिवाइड करें तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है दिस इज मींस बाय चार्ज एंड स्टैटिक्स मींस होता है रेस्ट। मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम स्टडी कर रहे हैं मींस चार्ज एट रेस्ट का। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं मींस चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं दैट ब्रांच ऑफ physics which deals with the static property of charge and this is called electrostatics। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इस चैप्टर कोई भी पार्टिकल है जिसके पास चार्ज है। अगर हमने पार्टिकल बोला चार्ज पार्टिकल, तो जिसके भी पास चार्ज होगा उसका अपने मास भी होगा। जिसके पास चार्ज होगा तो उसका अपना मास भी होगा। तो अब क्वेश्चन ये हमारा है कि इस चैप्टर का नेम अगर मास है तो हम चैप्टर का नेम ग्रेविटेशन भी तो रख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्यों नेम रखा गया, हम ग्रेविटेशन इसका नेम क्यों नहीं रख सकते। इस चैप्टर में जो भी चार्ज पार्टिकल है उसके पास अगर चार्ज है तो उसके पास अपनी मास भी होगा। अगर मास है तो इस चैप्टर का नेम ग्रेविटेशन क्यों नहीं है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो जो भी चार्ज, सबसे पहले हमारा ये कंडीशन होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिस चार्ज की हम स्टडी कर रहे हैं दिस इज द पॉइंट चार्ज। चार्ज बिगर नहीं होने चाहिए। केवल अगर हम चार्ज बोलते हैं तो चार्ज इट में भी स्मॉलर और बिगर। अगर बिगर चार्ज होगा तो वहां ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होगा। स्मॉलर चार्ज है जैसे लाइक हम इलेक्ट्रॉन का ही केस लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की अपनी मास बहुत कम मास होता है, उसका 9.1 10⁻³ kg। या प्रोटॉन हम देखें तो उसके मास कितना होगा 1.67 × 10⁻27। दिस मास इज वेरी स्मॉल। तो इस पर अगर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस भी हम देखेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत नेग्लिजिबल होगा। अब उसके कंपेयर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को अगर हम देखें तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वैल्यू हम ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में कैलकुलेट करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। अब हम सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है उसके कितने चार्ज और उसके मास होता है। तो एक नॉर्मल हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम चार्ज और मास का स्टडी करेंगे। लाइक हमने चार्ज पार्टिकल, या हम एक टेबल लिखेंगे जिसमें हम लेंगे चार्ज पार्टिकल, उस पर कितनी चार्ज है और उसका मास क्या है। फर्स्ट हमें लेना है चार्ज पार्टिकल, उस पर चार्ज और उसके मास हमें लेना है। अगर हम चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज
minus of 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. And the mass of electron, this is equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. अगर हम इसी में प्रोटॉन की बात करते हैं तो चार्ज प्रोटॉन पर प्लस ऑफ 1.6 10 to the power minus of 19 coulomb and the mass of proton is 1.67 10 to the power minus of 27. अगर हम ड्यूट्रॉन की बात करें, ड्यूट्रॉन को ड्यूट्रियम भी बोलते हैं, हाइड्रोजन आइसोटोप्स H12. Charge on deuteron is same as charge on proton and mass of deuteron this is equal to twice of mass of. अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें, अल्फा पार्टिकल, तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल are like a helium 2 and 4. Charge on alpha twice of charge on proton and mass of alpha 4 times mass of. तो इतने तो आपको याद रखना है क्योंकि बहुत सारे थ्योरी में करना है और बहुत जगह इसकी यूजेज है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले हम ये डिफाइन करना चाहेंगे कि इस चैप्टर का नेम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों रखा है, ग्रेविटेशन क्यों नहीं रखा है। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन्स और एक प्रोटॉन के हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी कंपेयर करना चाहेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स को भी हम कंपेयर करेंगे और देखते हैं दोनों में स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन सा है। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को हम कंपेयर करके देखते हैं। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें यह मिलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। हम इसे कंपेयर करके देखेंगे। लाइक एक इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन का पेयर हम लेते हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन पर माइनस, प्रोटॉन पर प्लस और आर दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करें, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो के Q1 Q2 दोनों E है, ES का याद है। अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो इसके अपने मास भी है, इसके अपने चार्ज भी है। अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज इक्वल टू G ME into MP अपॉन RS। अगर हम दोनों को कंपेयर कर ले, मीन्स दोनों का अगर हम डिवाइड करते हैं तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का अगर हम रेशियो लेते हैं तो दिस रेशियो इज K into E square by R square into R square by G ME into MP। R स्क्वायर से R स्क्वायर का आंसर। अगर हमें K की वैल्यू चाहिए तो K की वैल्यू अगर हम लेते हैं, K की वैल्यू होता है नॉर्मली 9 into 10 to the power 9 into E की वैल्यू 1.6 10 to the power minus 19 to the whole square divided by G is 6.67 10 to the power minus 11 into mass of electron is 9.1 10 to the power minus 1 31 into mass of proton is 1.67 10 to the power minus 27। और ये हम कैलकुलेट करेंगे अगर वैल्यू, तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 10 to the power 39 मीन्स फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का रेशियो 10 to the power 39 means electrostatics forces, electrostatics force is stronger than gravitational force। तभी इस चैप्टर का नेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रखा गया।
क्योंकि यहाँ जब हम दोनों फोर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब नेक्स्ट हम आ जाए नेक्स्ट हम इसमें स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज, या हम ऐसे बोलेंगे नेचर ऑफ चार्ज। अगर हम नेचर ऑफ चार्ज पर आते हैं, नेचर ऑफ चार्ज, तो एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव तो हमारा एजम्पशन है, क्योंकि हम देख नहीं सकते, ये विजिबल नहीं है, तो किसी एक को हम पॉजिटिव लेंगे, किसी एक को नेगेटिव। जैसे बार मैग्नेट में नॉर्मली हम बोलते हैं क्या है, नॉर्थ एंड साउथ पोल एग्जिस्ट करते हैं, ये तो हमारे एजम्पशन है, अदरवाइज बार मैग्नेट में कोई पोल एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, बिकॉज बार मैग्नेट इज सिंपल ए करंट कैरिंग लो, तो यहाँ कोई पोल डेवलप नहीं होता। ये हमारे अपने एजम्पशन है, तो उसको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डिफाइन करते हैं। तो सेम है चार्ज, दो टाइप का हमने चार्ज लिया, एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव, ये हमारे अपने एजम्पशन है। सबसे पहले हमारा ये होता है कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि गिवन पार्टिकल या गिवन ऑब्जेक्ट इज अ चार्ज ऑब्जेक्ट और अनचार्ज ऑब्जेक्ट या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। तो जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करें, अगर उस पर फोर्स एक्ट करेगा मीन्स गिवन पार्टिकल इज द चार्ज पार्टिकल, और अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो दिस इज सिंपल द अनचार्ज पार्टिकल। तो चार्ज और अनचार्ज पार्टिकल का टेस्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में हम रखकर हम करेंगे। तभी तो मैग्नेट के पास में भी हम चार्ज को रखें तो उस पर फोर्स एक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब गिवन पार्टिकल इज द चार्ज पार्टिकल। अगर फोर्स एक्ट नहीं करे तो दिस इज नॉट ए चार्ज पार्टिकल। अब हमें चार्ज के नेचर जो पॉजिटिव है या नेगेटिव, इस नेचर को हमें चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट होती है, एंड दैट एक्सपेरिमेंट नेचर टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ द चार्ज बाय गोल्ड लीफ experiment and the device used is called electroscope. That device this is called electroscope. अब इसका कैसे वर्किंग है मैं भी समझाऊंगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो मेथड ऑफ चार्ज के ट्रांसफर या चार्ज के प्रोडक्शन, इसके लिए मेथड, तो मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, तीन मेथड है। वन इज कॉल्ड इंडक्शन, सेकेंड दिस इज कॉल्ड कंडक्शन, एंड थर्ड इज कॉल्ड रबिंग, मतलब बाय फ्रिक्शन, बाय रबिंग। रबिंग का मतलब हो गए बाय फ्रिक्शन। इस तीन मेथड से हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज के ट्रांसफर करने, वैसे रबिंग से आप प्रोडक्शन ऑफ चार्ज भी बोल सकते हो। जैसे तुम देखते हो ग्लास रॉड को हम सिल्क के साथ रब करते हैं तो एक पॉजिटिवली चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज होता है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज या प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, हम दोनों में इसको काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन को समझने के लिए सबसे इजी मेथड है, जैसे लाइक एक बार मैग्नेट हम लेते हैं और यहाँ हमने आयरन को रखा इसके पास में, जैसे हम आयरन को रखेंगे तो ये बार मैग्नेट इस आयरन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमें किसी फिजिकली हम इसको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आयरन बार मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होती जा रही है। इसका रीजन क्या है
कि जैसे हमने एज्यूम कर लिया कि ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, कोई भी पोल होगा, दोनों केस में आयरन, चाहे आप यहाँ रखो या यहाँ रखो, आयरन अट्रैक्ट ही होगा। इसका रीजन क्या है कि हमने एज्यूम कर लिया कि हमने तो बताया था कि दोनों पोल एक जंक्शन है। अगर हमने एज्यूम कर लिया कि ये नॉर्थ पोल है और एक आयरन बार को हम यहाँ रखते हैं, तो यहाँ नॉर्थ होगा, तो बिना फिजिकल कांटेक्ट किए हुए दिस इज कॉल्ड इंडक्शन, तो आयरन पर अपोजिट पोल साउथ डेवलप हो जाएगा। साउथ डेवलप होने के कारण ये इसको अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब अपोजिट पोल डेवलप हो रहा है। तो इंडक्शन का मतलब है विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, इफ द अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज इज डेवलप ऑन द अदर बॉडी एंड दैट फिनोमेनन दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। तो इंडक्शन का मतलब without any physical contact, if the opposite nature of charge is developed on the other body is called induction। इंडक्शन में हमेशा अपोजिट नेचर के चार्ज डेवलप होगा। अगर फिजिकल कांटेक्ट नहीं है तो अपोजिट नेचर के चार्ज डेवलप होगा। अगर फिजिकल कांटेक्ट होगा तो सेम नेचर के चार्ज डेवलप होगा। तो ये दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन में है विथ फिजिकल कांटेक्ट, the same nature of charges transfer to the other body and this is called conduction। and third is rubbing। रबिंग से भी चार्ज, रबिंग से चार्ज को तुम बोल सकते हो ट्रांसफर भी हो रहा है, रबिंग से चार्ज के प्रोडक्शन भी हो रहे हैं। जैसे लाइक ये ग्लास रॉड है, इस पर नेट चार्ज क्या है तो 0। एक हमने सिल्क क्लॉथ लिया, उस पर नेट चार्ज क्या है 0, लेकिन हम रबिंग करते हैं, जब एक दूसरे को हम रब करेंगे तो ग्लास गेट पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क गेट नेगेटिवली चार्ज। तो ये कैसे, अगर हम दोनों का नेट सम अगर कैलकुलेट करेंगे तो फिर से वही वैल्यू 0 होगा। मतलब जितना एक पर पॉजिटिव आया उतने ही दूसरे पर नेगेटिव चार्ज के ट्रांसफर हो गई, तो नेट चार्ज 0 मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहे हैं। तो रबिंग का मतलब क्या है, जब हम एक बॉडी को दूसरे के साथ हम रब कर रहे हैं तो उस पर चार्ज डेवलप हो रहा है। जैसे तुम देखते हो घर में एक्सपेरिमेंट हम करते हैं कि अगर हम कॉम्ब को ड्राई एयर में मूव कराते हैं, मतलब रब करते हैं, तो कॉम्ब गेट चार्ज्ड और उस पर जो चार्ज होते हैं डेट चार्ज, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो रबिंग का मतलब होता है विद बाय रबिंग वी कैन डेवलप द चार्ज ऑन द टू बॉडीज। तो थर्ड इज कॉल्ड रबिंग। ये 3 मेथड है चार्ज के ट्रांसफर। अब हमें इंडक्शन के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे एनसीईआरटी की बुक में तुम्हें एक चीज हमेशा याद रखना है, कोई भी न्यूट्रल बॉडी को अगर तुम्हें नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाना है तो उसके पास में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को रखना है। अगर न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो उसके फ्रंट में हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी को रखेंगे। एकदम बेसिक है, यहीं से ये कंसेप्ट तुम्हें क्लियर होगा। तो फर्स्ट हम बताएंगे कि इंडक्शन के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि हम इंडक्शन के लिए हम एक एग्जांपल एनसीईआरटी में तुम देखोगे
दो बॉडी है, दो न्यूट्रल बॉडी कांटेक्ट में है और उन दोनों को इंडिपेंडेंटली, एक को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाना है और दूसरे को नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा ऐसे केस में? मतलब दो बॉडी जो फिजिकली, मतलब दो स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी है और दोनों फिजिकली कांटेक्ट में है, एक को हमें इंडिपेंडेंटली पॉजिटिवली चार्ज बनाना है और दूसरे को हमें इंडिपेंडेंटली नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे हमने एज्यूम कर लिया कि दो बॉडी कांटेक्ट में है, अगर इस पर हम चार्ज शो नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है कि नेट चार्ज है 0। इसका यह मतलब नहीं है कि चार्ज नहीं है, इसका मतलब इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है। अगर हम इसके पास में एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हम लेते हैं, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब इस दोनों में जितना नेगेटिव है वो यहां आ जाएगा दिस सरफेस पे, और इसमें जितना पॉजिटिव है सारे चार्ज यहां ट्रांसफर। अब सेकंड सिचुएशन में हम दोनों के बीच का स्मॉल सेपरेशन रखेंगे ताकि इन दोनों पर फोर्स का इफेक्ट रहे, एक दूसरे का म्यूचुअल अट्रैक्शन का इफेक्ट रहने चाहिए। जैसे लाइक इसे हमने सेपरेट कर, स्मॉल सेपरेशन, और ये चार्ज बॉडी सेम यही रहेगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी यहाँ हमने, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मीन्स यहाँ अभी भी नेगेटिव चार्ज और यहाँ उतनी ही पॉजिटिव चार्ज। अब हम थर्ड सिचुएशन हम लेते हैं, जब हमें इन दोनों के बीच का सेपरेशन को अगर हम बढ़ा दें, थर्ड सिचुएशन, या हम ऐसा कर लेते हैं कि इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अगर हम रिमूव कर दें तो क्या कंडीशन बनेगी? अगर हमने सेपरेशन सेम है, अगर हमने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को रिमूव कर दिया तो जितना नेगेटिव है वो इस सरफेस पर आ जाएगा और जितना पॉजिटिव है वो इस सरफेस। अब हमें दोनों के बीच का सेपरेशन को बढ़ा देना है। अब अगर हम सेपरेशन बढ़ाते हैं अगर हमने इन दोनों के बीच का सेपरेशन को बढ़ा दें ताकि इन दोनों के बीच का म्यूचुअल अट्रैक्शन का इफेक्ट खत्म हो जाए, तो यही नेगेटिव चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और सेम यही पॉजिटिव चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों को इंडिपेंडेंटली पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बॉडी हमने बना दिया। क्लियर है? इंडक्शन समझ में आ गया होगा। एक एनसीईआरटी में एग्जांपल भी दे रखा है, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। एग्जांपल 1.1 मीन्स एक मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आपको बनाना है, तो हमें क्या करना है, इसके पास में नेगेटिवली चार्ज बॉडी को रखें, यह नेगेटिवली चार्ज बॉडी, तो इसके अंदर जितना भी पॉजिटिव होगा वो इस सरफेस पर आ जाएगा और जितना नेगेटिव है वो यहाँ पर। अब हमें इसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाना है, तो हमें क्या करना है सेकंड सिचुएशन में कि जो नेगेटिव साइड है, जो ये नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है, और यहां हमने पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज बॉडी को रखा। जो नेगेटिव साइड है उसको हमने अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने से क्या होगा, इसके अंदर जिस साइड को तुम अर्थिंग करोगे वहां के चार्ज वैनिश हो जाएंगे। वैनिश हो गई, इसका मतलब क्या है, ये तो अर्थिंग तो है, चार्ज वैनिश है और यहाँ पॉजिटिव है
और यहाँ हमने नेगेटिवली चार्ज बॉडी को रखा है। अगर हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी को रिमूव कर दें तो फाइनली यही पॉजिटिव चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें आइसोलेटेड बॉडी को हमने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बना दिया। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ इंडक्शन। तो इंडक्शन आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाए, नेक्स्ट हम लोग करेंगे डिस्कशन कि अब हमें जो चार्ज के नेचर को हम कैसे चेक करेंगे। ये गोल्ड एक्सपेरिमेंट में बताऊंगा। मेथड ऑफ डिटेक्टिंग द नेचर ऑफ द चार्ज विद द हेल्प ऑफ गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट से हम चार्ज की नेचर को कैसे चेक करेंगे। दो ऑप्शन है। पहला तो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में कि बॉडी चार्ज है या अनचार्ज, ये पहले हम चेक करते हैं, फिर हम उसके नेचर को भी चेक करेंगे। दोनों मेथड मैं बताऊंगा। जो एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है कि जो गिवन बॉडी इज द चार्ज और अनचार्ज, इसको गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट से हम चेक करते हैं। उसके बाद मैं इसमें दूसरा मेथड भी बताऊंगा कि जो गिवन बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज। तो फर्स्ट हम लेंगे इस एक्सपेरिमेंट को हम कैसे करते हैं, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। लीफ एक्सपेरिमेंट हमने यहां क्या किया, एक ग्लास कंटेनर लेते हैं। ग्लास कंटेनर, ये ग्लास कंटेनर, यहां एक कॉर्क हो और यहां से एक मेटल रॉड को हम पास करें और यहां से एक लीफ कनेक्ट और यहां पर एक मेटल प्लेट हो, इसी को हम नोब भी बोलेंगे, मेटल नोब, मेटल नोब। दिस इज कॉल्ड कॉर्क। ग्लास कंटेनर, ग्लास कंटेनर, दिस इज द मेटल रॉड and this is the gold leaf. अगर हमें सबसे पहले हमें चेक करना है कि गिवन बॉडी इज द चार्ज और अनचार्ज। अगर ये जैसे न्यूट्रल है, अभी तक हमने किसी चार्ज बॉडी से इसको कांटेक्ट में नहीं किया, इसका मतलब ये दोनों लीफ बहुत पास है। ऐसे जैसे हम कोई भी चार्ज बॉडी इसके कांटेक्ट में रखेंगे तो कंडक्शन होगा। अगर ये चार्ज चाहे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो नेगेटिवली चार्ज बॉडी, अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके कांटेक्ट में होगा तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज के ट्रांसफर होगा और लिफ्ट में एक्सपेंशन होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज है उतने अमाउंट में इसका एक्सपेंशन होगा। तो इससे ये हम बता सकते हैं कि जो गिवन बॉडी इज द चार्ज बॉडी और अनचार्ज। चाहे आप नेगेटिवली चार्ज बॉडी की तो यहाँ पर नेगेटिव ट्रांसफर, यहाँ नेगेटिव ट्रांसफर, तभी लिफ्ट में एक्सपेंशन होगा। तो इसका मतलब गिवन बॉडी इज द चार्ज बॉडी। अगर हम न्यूट्रल बॉडी लाइक वुडन ब्लॉक को हम यहाँ से टच में कराते हैं तो गोल्ड लिफ्ट में कोई एक्सपेंशन नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब द गिवन बॉडी इज अनचार्ज और चार्ज। अब सेकेंड ये है कि हमें चेक करना है कि गिवन बॉडी इज द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी, इसको हमें चेक करना है। हमने क्या किया कि सबसे पहले जो मेटल रॉड है उस पर हमने पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर कर दिया, हमने पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर किया, इसका मतलब लिफ्ट में एक्सपेंशन आ गया, एक्सपेंशन आ गया, लिफ्ट में एक्सपेंशन। अब हमने कोई भी चार्ज बॉडी हम इसके पास में,
हमें पता नहीं कि इसके नेचर पॉजिटिव है या नेगेटिव। कोई भी चार्ज बॉडी हमने इसके पास में रख दी, अगर ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो इंडक्शन होकर यहाँ पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा, और ऑलरेडी इस पर हम पॉजिटिव दे चुके हैं, तो पॉजिटिव के साथ और भी पॉजिटिव एडअप होगी, तो इसका मतलब पॉजिटिव का क्वांटिटी हमने बढ़ा दिया, तो लिफ्ट में और ज्यादा एक्सपेंशन दिखा। अगर हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लिया तो इंडक्शन होकर यहाँ नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करता जाएगा और लिफ्ट में एक्सपेंशन लेस दिखाएगा। अगर लिफ्ट का एक्सपेंशन लेस दिखा रहे हैं, अगर इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखे हैं, उसके बाद भी लिफ्ट का एक्सपेंशन कम होता जा रहा है, मींस गिवन बॉडी इज द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, क्योंकि इंडक्शन होकर यहाँ नेगेटिव आया, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करता जाएगा, जिसके कारण लिफ्ट का एक्सपेंशन कम हो जाएगा। क्लियर है? दिस इज द गोल्ड लिफ्ट एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट हम आ जाए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के हमें प्रॉपर्टी को स्टडी करनी है, तो 3 प्रॉपर्टीज है चार्ज की। वन इज कॉल्ड चार्ज इज एडिटिव, सेकेंड इज चार्ज इज कंजर्व एंड थर्ड इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो यहाँ 3 प्रॉपर्टीज है चार्ज की। फर्स्ट इज चार्ज इज एडिटिव, सेकेंड इज चार्ज इज कंजर्व एंड थर्ड इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो फर्स्ट हमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ाना है। ऑफ चार्ज, फर्स्ट पॉइंट, चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव का मतलब है एडिशन। एडिशन के 2 मेथड हैं, वन इज कॉल्ड अलजेब्रिक सम एंड सेकेंड दिस इज कॉल्ड वेक्टर सम। तो चार्ज इज द स्केलर, अगर स्केलर है तो हमें उसका अलजेब्रिक सम करना है, अगर वेक्टर होता तो हम वेक्टर सम करते हैं। तो हम लिखेंगे चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी which can be added by law of algebra, algebraic sum। जैसे कोई भी एक सिस्टम हमने, इस सिस्टम पर बहुत सारे चार्ज हैं, जैसे +2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, +4 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम। हमें कैलकुलेट करना व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द बॉडी। तो जो साइन है चार्ज का उसको कंसीडर करना है, +2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, +4 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम। तो अगर हम ऐड करें तो 3 1 4 4 से 4 कैंसिल हो गए, +2 माइक्रोकूलम, दिस इज द नेट चार्ज ऑफ द बॉडी। सेकेंड पॉइंट इज चार्ज इज कंजर्व। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लेते हैं तो चार्ज इज कंजर्व। जैसे हम एनर्जी कंजर्वेशन लेते हैं वैसे ही सेम चार्ज की कंजर्वेशन होती है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। हम चार्ज को केवल ट्रांसफर कर सकते हैं, ना हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चार्ज कैन नाइदर बी created nor be destroyed. It can only transfer from
another. And third is charge is quantized. Third property is charge is quantized. सबसे पहले क्वांटाइजेशन का हमें मीनिंग समझना है। क्वांटाइजेशन टर्म आया है क्वांटा, और क्वांटा का मतलब एनीथिंग विच इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एनी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड क्वांटा। क्वांटा का मतलब है एनीथिंग विच इज वेरी स्मॉल, मीन्स स्मॉल पैकेट, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। जैसे हम चार्ज की टर्म में लेंगे तो चार्ज की स्मॉलेस्ट क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन एक क्वांटा के इक्वल। लेकिन अगर हम क्वांटाइजेशन मास की बताएं तो 1 यूनिट हम मास में डिफाइन नहीं कर सकते। तो क्वांटाइजेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर चार्ज, नॉट फॉर मास। तो थर्ड पॉइंट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। Charge is quantized. Quanta term means quanta से quantization बनी है, और quanta means anything which is small, smallest, anything which is smallest is quanta। तो यहां क्वांटाइजेशन को हम डिफाइन करेंगे तो चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ई मीन्स होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसको हम कैसे रीड करें, E मल्टीप्लाई बाई इंटीजर, दिस इज इक्वल टू Q। मीन्स हम लिखेंगे तो Q दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ n इंटू, वेयर n इज द इंटीजर्स, इस वैल्यू इज 1 2 3 4 so on। प्लस माइनस लेने का रीजन क्या है, चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तभी हम प्लस माइनस साइन हम यहाँ यूज करते हैं। ई मीन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स या 1 प्रोटॉन। तो मीन्स स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज इज 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैन नॉट exist, charge cannot exist in fraction। चार्ज फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लाइक 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 3/4 इलेक्ट्रॉन से नहीं हो सकता, 5/3 इलेक्ट्रॉन से नहीं हो सकता। तो चार्ज की वैल्यू फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कितना हो सकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो सकता है। दिस इज द क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एनसीईआरटी में दे रखा है कि हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन ए कप ऑफ वाटर। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हाउ मेनी नहीं पूछा, मेनी पूछता तो नंबर, मच मीन्स क्वांटिटी। हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन ए कप ऑफ वाटर। तो अगर हम स्टैंडर्ड लेते हैं वैल्यू, एक कप ऑफ वाटर की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। इसमें जैसे क्वेश्चन है हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज in a cup of water।
A standard value, a cup of water means 250 ml या 250 grams, ये standard value है. A cup of water, this is equal to 250 ml और 250 ग्राम. अब तुम ये सोचोगे कि कप की तो साइज अब तक कप पर डिपेंड करेगा, लेकिन हम जो स्टैंडर्ड जो वैल्यू लेते हैं वो 250 ml के लिए लेते हैं. मॉलिक्यूलर मास अगर हम यहाँ देखें तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम. वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है? तो 18 ग्राम. तो हम लिखेंगे इन 18 ग्राम द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होगा? किसी भी मॉलिक्यूलर मास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होते हैं. इज इक्वल टू 6.02 10⁻20 in 1 gram. Number of molecules is 6.02 10⁻23 divided by 18. In 250 grams, number of molecules 6.02 10⁻23 divided by 18 into 250. This is the total number of molecules of water in 250 gram. This is the total number of molecules of water in 250 gram. But we know that in one water molecule, the number of electron is equal to number of proton is equal to 10. Means H2O से आप कैलकुलेट कर लो. H2O 1 into 2 plus 8 this is equal to 10. तो इतनी वाटर मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन कितना होगा? द नंबर ऑफ electrons or proton in is 6.02 10⁻23 divided by 18 into 250. ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. इच वाटर मॉलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमें n की वैल्यू आ गई. देन q दिस इज इक्वल टू plus minus n into e. Plus minus of n is 6.02 10⁻23 divided by 18 into 250 into 10 into 1.6 10⁻⁻19. तो ये टोटल कूलम ऑफ चार्ज हो गया. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ. अब हमें कूलम्स लॉ स्टार्ट करना है. कूलम्स लॉ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ. अब इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑल्सो द इनवर्स स्क्वायर लॉ. क्योंकि उस फॉर्मूला को अगर हम देखते हैं तो Gm1m2/r². अगर हम कूलम्स लॉ में भी अगर हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, एक्सप्रेशन लेंगे, तो K(Q1Q2/r²), तो 1/r² का फंक्शन है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ. तो लाइक अगर हमें कूलम्स लॉ को स्टेट करना है तो कूलम्स लॉ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ. कूलम्स लॉ
This is also called inverse square law. कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज। अगर दो चार्ज सेम नेचर का होगा तो रिपल्सन की फोर्स होगा, अगर अपोजिट नेचर के हो गई तो अट्रैक्शन की फोर्स होगा। तो मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोथ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज। दूसरा जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें जो कूलम्स लॉ का लिमिटेशन ही होती है कि दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, एंड सेकेंड लिमिटेशन इज इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ए स्टैटिक चार्ज। तो दोनों के लिए एप्लीकेबल दो इसमें लिमिटेशन जब भी पूछा जाए तो दो लिमिटेशन बताना है। फर्स्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक पॉइंट चार्ज, एंड सेकेंड इज इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, first is only applicable for point charge and second is only applicable for static charge। तो ये दो लिमिटेशन है। तो फर्स्ट हम कूलम्स लॉ को स्टेट करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन the two static point charges is directly proportional to the product of their magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। मीन्स अगर हम इसके एक्सप्रेशन पर आ जाएं, दो चार्ज हमने लिया एंड दीज टू चार्जेस आर द पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 and R is the distance between them। अगर इन दोनों चार्ज के बीच में अगर सेम नेचर की चार्ज होगा तो रिपल्सन क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। सिमिलरली अगर इस चार्ज पर फोर्स देखना है तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो F12 नेगेटिव ऑफ F21, but magnitude of F12 is equal to magnitude of F21 and this is equal to F। स्टेटमेंट क्या है, F directly proportional to product of their magnitude and F is inverse of the square। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर ले तो हमें रिजल्ट मिलेगा F directly proportional to Q1 into Q2 by R square। F is equal to K Q1 Q2 by R square। तो यहाँ 1 by R square, so this is also called inverse square law। तो अगर हमें अब K की वैल्यू हम देखते हैं कि K की वैल्यू क्या होगी, तो K नॉर्मली हम क्या लेते हैं 1 by 4 pi एप्सिलॉन। अगर हम 1 by 4 pi एप्सिलॉन लेंगे तो एप्सिलॉन होता है
दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन हम लेंगे k की वैल्यू, तो k दिस इज इक्वल टू k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन। दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। Epsilon r, this is called a relative permittivity, and this is also called dielectric constant। अब क्वेश्चन ये आता है कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। तो इन नॉर्मल डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं। अब इंसुलेटर है तो उसमें तो चार्ज तो है बट फ्री चार्ज नहीं है, लेकिन जिसके भी पास चार्ज होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। तो इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक क्या है, एक इंसुलेटर है, उसके अंदर चार्ज तो है, चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो डेवलप कर रहा है, बट क्या है वहां से करंट की फ्लो नहीं होगी। अगर करंट का फ्लो नहीं हुआ तो कंडक्टर नहीं है। तो हम क्या डिफाइन करेंगे, इन नॉर्मल हम डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक इज लाइक एन इंसुलेटर इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड, but no current is flowing through it। बट इन जनरल हमें इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। देखो डाइलेक्ट्रिक को हम ऐसे कंपेयर करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपने 10th में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नॉर्मली हम 10th में क्या डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। लेकिन एक्चुअली उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये डिफाइन करता है कि लाइट का स्पीड किसी मीडियम में क्या है, वो उसके सिग्निफिकेंस को बताता है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो हाउ इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब हाउ फास्ट द लाइट ट्रेवल इन अ मीडियम, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाउ फास्ट the light travel in medium। तो फाइनली हमें यह रिजल्ट मिलता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो वैक्यूम में होता है, अदर मीडियम में इसकी वैल्यू कम होता है। तो अदर मीडियम में जब भी आपको स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करना होता है तो वैक्यूम के स्पीड ऑफ लाइट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमें उस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है। जैसे लाइक हम ये बताएं कि वाटर में हमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 से हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कम हो गई। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, 3 × 10⁸ को 1.5 से हम डिवाइड करेंगे तब भी वैल्यू कम हो गई। तो इससे हमें एक रिजल्ट मिल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमारा किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स किसी अदर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है,
इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट को डिक्रीज करती है। तो सेम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर दो चार्ज सिस्टम वाटर में है, सेम चार्ज सिस्टम को दो चार्ज सिस्टम अगर वैक्यूम में है, सेम ये दोनों चार्ज सिस्टम को अगर हम वाटर के अंदर रखेंगे तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें अगर हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करें तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन अगर हमें करना है तो हम ये लिख सकते हैं एनालॉगस टू refractive index is called dielectric constant मीन्स डाइइलेक्ट्रिक क्या है, ये फोर्स को डिक्रीज कर देती है किसी भी मीडियम में। मतलब सिंपल हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को अपोज कर देता है। मतलब जितना लाइंस ऑफ फोर्स दो चार्ज को अट्रैक्ट करने या बाउंड करने में है, उस लाइंस ऑफ फोर्स को कम कर देता है, तभी डाइइलेक्ट्रिक फोर्स को डिक्रीज करेगा। तो अदर मीडियम में फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगा कंपेयर टू वैक्यूम। मीन्स तुमने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। तो मीडियम अदर कोई भी मीडियम होगा जो फोर्स को वो डिक्रीज करेगा। चाहे हम वाटर के अंदर हम रख दें दो चार्ज सिस्टम को, तो वैक्यूम के फोर्स के कंपैरेटिवली वाटर में फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाए। तो अगर हम कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इससे पहले हम एक टर्म हम यहाँ बताएं। अगर हम देखेंगे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, सबसे पहले हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है ये हमें चेक करना है। उसके बाद हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताएंगे, फिर हम बताएंगे, फिर हमें आना है कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स वैल्यू इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स वैल्यू इज 9 × 10⁻⁹ और यही हमारा K था। तो अगर हम फोर्स की फॉर्मूला अगर लेते हैं तो F = K Q1 Q2/r²। तो यहां से अगर हम K लेंगे तो F × r² डिवाइडेड बाय Q1 × Q2। तो यूनिट वाइज अगर हम इसका देखेंगे तो फोर्स के लिए न्यूटन × मीटर² अपॉन कूलम², दिस इज द यूनिट ऑफ K। अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू 8.85 10⁻⁻12 और ये इनवर्स में इसका यूनिट होगा कूलम²/न्यूटन × मीटर²। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। अब हमें K हमने कैलकुलेट कर लिया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो अगर हमें फोर्स इन वैक्यूम चाहिए, एप्सिलॉन r की वैल्यू, नॉर्मली हम एप्सिलॉन r की वैल्यू लेते हैं, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो अगर फोर्स इन वैक्यूम में एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 मीन्स K की वैल्यू आएगी, अगर ये वैल्यू लाइक एप्सिलॉन था एप्सिलॉन नॉट × एप्सिलॉन r, वैक्यूम में एप्सिलॉन r इज 1, तो एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। तो फोर्स इन वैक्यूम हम लिखेंगे F0, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r²। अगर हम इसी को लिखे फोर्स इन मीडियम, अदर किसी भी मीडियम में अगर हम फोर्स लेना चाहें तो Fm दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 × Q2/r²। दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² into 1/epsilon r, and this is called force in vacuum upon epsilon r, this is called force in medium। और epsilon r की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, इट मीन्स फोर्स इन मीडियम ऑलवेज लेस देन फोर्स इन वैक्यूम। यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट हम लेंगे कूलम्स लॉ, लिमिटेशन हम कूलम्स लॉ के लिए लेंगे।
limitations of Coulomb's law. Limitations of Coulomb's law. तो हम दो लिमिटेशन हम कूलम्स लॉ के लेंगे. फर्स्ट है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज. सेकेंड इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्ज. तो ये दो लिमिटेशन हमारा है कूलम्स लॉ का. फर्स्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज. सेकेंड इज इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्ज. Limitations of Coulomb's law. First is only applicable for point charge, and second is only applicable for static charge. These are the two limitations of Coulomb's law. Next हम आ गए Coulomb's law वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन. ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है. Coulomb's law वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. Coulomb's law in vector form. Coulomb's law in vector form. लाइक हम दो चार्ज सिस्टम ले रहे हैं. यहाँ हम एक्स एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस, और यहाँ हमने दो चार्ज लिए Q1 और Q2. Q1 चार्ज एंड दिस इज द Q2 चार्ज. दिस इज द ओरिजिन. Q1 की पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में. दिस इज द R1 पोजीशन वेक्टर. Q2 की पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में. दिस इज द R2 पोजीशन. अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंगे तो दीज आर द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. नेक्स्ट, अगर हमने दोनों को पॉजिटिव लिया तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, सेकेंड चार्ज फर्स्ट को रिपेल करेगा F1 को. सिमिलरली फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन रिपेल करेगा. अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखते हैं and R is the displacement vector. ये R12 भी होगा, R21 depends upon the direction. तो फर्स्ट हम लिखेंगे F12. रीड कैसे करें? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, दिस इज इक्वल टू F12 वेक्टर. ध्यान रखना वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं. This is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2. अगर हम F12 ले रहे हैं तो R12 लिखना है, मॉडुलस स्क्वायर. अब वेक्टर फॉर्म है तो इसके डायरेक्शन भी होगा तो यूनिट वेक्टर R12 का कैप. This is equal to F12 means force on 1 due to 2. सिमिलरली अगर हम लिखें फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F12 is force on 1 due to 2, F21 is force on 2 due to 1. अगर हम F21 लिखते हैं तो दिस इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F21. This is called force on 2 due to 1. This is equal to 1/4 pi epsilon naught
Q1 into Q2 R21 वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर F21 है तो R21 डायरेक्शन भी लेना है, कैप से डिनोट करें। लाइक R12 अगर हम वेक्टर लिखते हैं तो दिस इज इक्वल टू R12। देखो सबसे पहले हमें फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 पर 2 चार्ज, सेकेंड चार्ज फर्स्ट पर फोर्स अप्लाई करें। The displacement is from 2 to 1 means 1 is the final, 2 is the initial। तो हमें लिखना है R1 वेक्टर माइनस ऑफ R2 वेक्टर। सिमिलरली R21 अगर हम लिखते हैं तो F21 means force on 2 due to 1 means displacement is force on 2 due to 1, 1 2 को displace कर रहा है। Displacement is from 1 to 2 means 2 is the final, 1 is the initial। तो हम इसको लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर। अगर हम मॉडुलस लेते हैं तो R12 के मॉडुलस R21 के मॉडुलस के इक्वल है, बट R12 वेक्टर माइनस ऑफ R21 वेक्टर। इसका मतलब R12 का कैप माइनस ऑफ R21 की कैप के इक्वल। तो अगर हमें F12 में हम देखें तो F12 में हम ले रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2। मॉडुलस तो दोनों के इक्वल है तो हमने दोनों को R से डिनोट कर दिया। तो अगर हम R मॉडुलस लेते हैं स्क्वायर R12 करता है, सिमिलरली F21 अगर हम लें तो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R मॉडुलस का स्क्वायर R12 R12 R21 दोनों नेगेटिव है, मीन्स अगर मैं माइनस यहाँ कॉमन ले लूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R मॉडुलस स्क्वायर R12 का क्या एंड दिस इज इक्वल टू F12 एंड दिस इज इक्वल टू F2। तो F21 माइनस ऑफ F12 मीन्स यहां से हमें ये भी रिजल्ट मिल रहा है, इट फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इन नॉर्मली हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, बट दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम फोर्स के लिए फॉर्मूला देखें, देखो दो चार्ज हम लेते हैं, एक चार्ज हम लेते हैं Q और दूसरी चार्ज हम ले रहे हैं Q। जो Q चार्ज है वो इंटेंसिटी ऑल डायरेक्शन इमर्ज करेगा, मीन्स जो दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज है, इस पर फोर्स एक्ट करेगी और ये चार्ज मूवेबल होगा, लेकिन दिस इज द सोर्स चार्ज, इसके मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और ये ज़्यादा इंटेंसिटी इमर्ज आउट करेगा, तो इसे हम बेस लेते हैं। तो अगर हम फोर्स के लिए फॉर्मूला लेंगे तो F दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाई R। अगर हम F बाई Q नॉट लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1/R और F बाई Q नॉट दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो फॉर्मूला मिले, where Q नॉट दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। अगर हमें फोर्स और चार्ज की वैल्यू नोन है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट Q चार्ज से। अगर हमें R डिस्टेंस पर, लाइक ये Q चार्ज है, हमें Q चार्ज से इस R डिस्टेंस पर P पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है
दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक F अपॉन क्यू नॉट से हम कैलकुलेट करेंगे, दूसरा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज द फील्ड। देखो यहाँ दो चार्ज है, तो दो चार्ज के बीच में एक फोर्स एक्ट करेगी, तो फोर्स को ही हम फील्ड बोल सकते हैं इफ द सेकेंड चार्ज इज द टेस्ट चार्ज, मीन्स दिस इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखो फोर्स के फॉर्मूला में दो चार्ज है, अगर हम सेकेंड चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज देंगे देन फोर्स इज द फील्ड। तो फोर्स इज a field if the second charge is a unit positive charge, या फिर हम बोल सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन a unit positive charge create a field and this field is the electric field। तो यहां से हम फॉर्मूला में देखेंगे फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। अगर हम देखें क्यू नॉट की वैल्यू 1 यूनिट लेते हैं, इफ क्यू नॉट दिस इज इक्वल टू 1 यूनिट देन फील्ड दिस इज इक्वल टू फोर्स। तो यहां से हम यूनिट क्या ले सकते हैं फोर्स के लिए, न्यूटन, चार्ज के लिए कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, और दूसरा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर भी, जो हम सेकेंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम और दूसरा यूनिट इज वोल्ट पर मीटर। फील्ड कुछ नहीं है, दिस इज द फोर्स। दो चार्ज में एक चार्ज को अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो दिस फोर्स, दिस इज आल्सो कॉल्ड फील्ड। तो फोर्स इज द फील्ड, द सेकेंड चार्ज इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसी को हम दूसरे वे में डिफाइन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को E वेक्टर लिमिट LIM Q नॉट टेंड्स टू 0 F बाई Q नॉट, और पूछा जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0, मीन्स द गिवन चार्ज Q naught tends to 0 means very small. The given charge is a test charge. ये टेस्ट चार्ज के बारे में क्लियर है यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज से हम ड्रॉ करेंगे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्ज एक साथ है, डायपोल है, तो उससे हमें कैसे ड्रॉ करना है ये मैं अभी बताता हूं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर दो फॉर्मूला हमें मिला। एक फॉर्मूला हम ले रहे हैं, फोर्स और चार्ज गिवन है तो F बाई क्यू नॉट से हम कैलकुलेट करेंगे, और सेकेंड फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास दो फॉर्मूला है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। हमें फर्स्ट यहाँ पर स्टार्ट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हमें ड्रॉ कैसे करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ कैसे करें, ये हमारा क्वेश्चन है। Draw electric field line। फर्स्ट हम लेंगे Q पॉजिटिव और Q ग्रेटर देन 0। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स,
emerge. तो क्वेश्चन पूछा जाता है where it will terminate, where it will terminate, तो हम लिखते हैं आंसर में, क्योंकि सेकेंड चार्ज हमारा डिफाइन नहीं है तो हम लिखेंगे एट इंफिनिटी। सेकेंड पॉइंट, अगर Q की वैल्यू नेगेटिव है और Q लेस देन 0, मीन्स ये नेगेटिव अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ टर्मिनेट हो गए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम वेयर इट इमर्ज आउट, आंसर लिखना है फ्रॉम इंफिनिटी। थर्ड इज, अगर हमें एक पॉजिटिव है और दूसरी चार्ज है नेगेटिव, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज करेंगे, नेगेटिव को टर्मिनेट। पॉजिटिव से इमर्ज होगी और नेगेटिव को टर्मिनेट होगी। पॉजिटिव से इमर्ज आउट और नेगेटिव को टर्मिनेट होगी। अगर हम किसी चार्ज सीट को लेते हैं और उस पर हमें ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, अगर चार्ज सीट पर हमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर ड्रॉ करनी है, अगर कोई चार्ज सीट है, जैसे लाइक ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां से इमर्ज आउट होगा। तो ये प्रॉपर्टी एक होता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन। तो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी दी है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, properties of electric lines of force. First point, electric lines of force is a curve tangent to the electric lines of force. Electric lines of force gives the direction of electric field. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक कर्व होती है। कर्व की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। जिस पॉइंट पर आप डायरेक्शन देखना है वहां एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। लाइक इस पॉइंट पर डायरेक्शन यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। अगर हमें इस पॉइंट पर डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ। सेकंड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स emerge out from the positive charge and terminate at negative charge. Third, electric lines of
force is a continuous curve, but not a closed continuous curve. इसका रीजन क्या है कि पॉजिटिव से इमर्ज करेगा, नेगेटिव को टर्मिनेट होगा, बट नेगेटिव टू पॉजिटिव ये रिटर्न नहीं आ सकता, तो दिस इज द कंटिन्यूअस बट नॉट ए क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। फोर्थ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स always perpendicular to the given plane, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर, ये हमने यहां ड्रॉ करके बताया। फिफ्थ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स never intersect each other। इसका रीजन भी पूछा जाता है। हमने एज्यूम कर लिया टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। अगर इस पॉइंट पर इस कर्व को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दिस डायरेक्शन, इस कर्व पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दिस डायरेक्शन, तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता, मींस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर है? नेक्स्ट हम आ जाए इलेक्ट्रिक डायपोल। नेम से क्लियर है, डायपोल का मतलब है दो पोल होगा। दो पोल का मतलब हो गए, एक पॉजिटिव पोल होगा और दूसरे पोल हो गए नेगेटिव, तभी हम उसे डायपोल बोल सकते हैं। मीन्स इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज होने चाहिए। अगर अपोजिट नेचर का है तो ये डायपोल का फॉर्मेशन करेगा। तो हम डिफाइन भी करते हैं, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड and opposite in nature are separated by a small distance apart which form an electric dipole। मीन्स दो चार्ज होने चाहिए इक्वल मैग्नीट्यूड का, अपोजिट नेचर का, तो डायपोल का फॉर्मेशन करेगा। तो डायपोल के लिए हमें मस्ट क्या है कि दो चार्ज होने चाहिए और ये दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के होने चाहिए, तभी डायपोल का फॉर्मेशन होगा। अदरवाइज डायपोल का फॉर्मेशन हम नहीं बोल सकते हैं कि वो डायपोल है, क्योंकि सिमेट्रिकल चार्ज नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं डायपोल फॉर्मेशन के लिए। सिमेट्रिकल चार्ज होने चाहिए तभी ये डायपोल का फॉर्मेशन होगा। तो हम क्या लिखेंगे डायपोल में? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड and opposite in nature are separated by a small distance apart. This form an electric dipole
मीन्स दो चार्ज हम ले रहे हैं, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू। ओ इज द सेंटर, लेंथ ऑफ द डायपोल को फॉर सिमेट्रिक पर्पस हम 2a से डिनोट करते हैं। तो अगर हम यहीं पर टर्म लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल moment which is denoted by P and this is the vector quantity। तो हम क्या डिफाइन करेंगे? It is the product of magnitude of any one charge and the distance between the two charges, between the two charges, means P dipole moment, it is a vector, but charge is the scalar, means 2a is the displacement vector। Direction of dipole moment is from negative charge to पॉजिटिव चार्ज, और हम लिख सकते हैं और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, because the direction of electric field is from positive charge to negative charge, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। अब हमें एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सियल लाइन पर कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन फॉर्म में हम लिखते हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड due to an electric dipole on its axial line. Axial line means on the same axis। यहां पर हमने दो चार्ज लिया, एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज। O is the center and 2a is the length of the dipole। We have to calculate electric field at point P, which is at a distance r from the center of the dipole। इसे हमने A लिया, इसे हम B ले रहे। पॉजिटिव चार्ज से दिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, देखो जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है वेक्टर का टेल उसी पॉइंट पर रखेंगे। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to A। इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to B नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to B। D यहाँ पर है और A ये पॉइंट है। अब हमें दोनों का देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो ड्यू टू साइन तो हमने डायरेक्शन ले लिया। अब हमें दोनों के डायरेक्शन पता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो फाइनली हमें दोनों की वैल्यू को माइनस करनी है। तो हमें फर्स्ट क्या करना है कि दोनों की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उससे हम छोटी वैल्यू को माइनस कर लेंगे। तो लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A, दिस इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन। P का A के डिस्टेंस R प्लस ऑफ A, तो दिस इज इक्वल टू R प्लस A का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B, B पॉइंट पर
P पॉइंट पर, सॉरी ये P पॉइंट है, B से हमें देखना तो नेगेटिव है, दिस डायरेक्शन है, मीन्स Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन R माइनस ऑफ ए का स्क्वायर। अब दोनों में बड़ी वैल्यू है dPV का, क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर छोटी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम P पॉइंट पर कैलकुलेट करें E एट P, तो हम लिखेंगे EPV माइनस ऑफ E। अब हमें ये वैल्यू बड़ी है छोटी है, तो एक्सियल लाइन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑन द एक्सियल लाइन। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EP हमें कैलकुलेट करना है, तो EPV इज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस ऑफ ए का स्क्वायर माइनस ऑफ Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ऑफ ए का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R माइनस ए का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन R प्लस ए का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू Q by 4 pi epsilon naught R square minus of A square to the whole square। this into this का प्रोडक्ट है, this से this को डिवाइड करो तो R plus A का स्क्वायर, this से this को डिवाइड करो तो R minus of A का स्क्वायर। this is equal to Q by 4 pi epsilon naught। एक्सपेंड कर दें तो ये आ जाएगा 4RA अपॉन R स्क्वायर माइनस ऑफ A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम इसे और भी हम सिंप्लीफाई कर दें तो इसे हम लिख सकते हैं Q इंटू 2A इंटू 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर माइनस ऑफ A स्क्वायर का होल स्क्वायर। और Q इंटू 2A किसके इक्वल होगा, P, डायपोल मोमेंट, मीन्स E एट P is equal to P into 2R by 4 pi epsilon naught R square minus of A square का whole square। This is the electric field due to an electric dipole on the axial line। अगर इसी में हम लेते हैं short dipole, means R square is very very greater than A square, A square को neglect कर दें तो E axial की वैल्यू, यहाँ आप A स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया तो P इंटू 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R4, दिस इज इक्वल टू 2P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। नेक्स्ट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है इक्वेटोरियल लाइन पर। इक्वेटोरियल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड द बाइसेक्टर, मतलब उस एक्सिस को बाइसेक्ट करते हुए जो लाइन जाएगी और उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो उसे हम बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल मीन्स जो प्लेन को बाइसेक्ट करता है, प्लेन के परपेंडिकुलर और उसे बाइसेक्ट करें तो उसे हम बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। तो हमें इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इक्वेटोरियल, अब इस डायग्राम को हम ड्रॉ करें। दो चार्ज हमें लिए, एक प्लस क्यू चार्ज, एक है माइनस क्यू चार्ज। O इज द सेंटर, 2A इज द लेंथ ऑफ द डायपोल। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है।
ये डिस्टेंस हमने आर लिया, इसे हम ए ले रहे हैं, इसे हम बी ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर ड्यू टू ए, ई एंड पी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर ड्यू टू, इसको हम लिखेंगे ई पी। अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड वाइज ईपी और ईपीबी दोनों की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि दोनों जगह चार्ज की मैग्नीट्यूड तो सेम है, केवल अपोजिट नेचर है, इसलिए डायरेक्शन केवल चेंज हो रही है। बट अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो ये डिस्टेंस जितनी है उतनी ही डिस्टेंस ये भी है, ये आर है, ये ए है, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ ए, ये होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पी पॉइंट पर चाहिए तो ई एट पी अगर हमें कैलकुलेट करना है, लाइक अगर हम दिस एंगल को थीटा लेते हैं तो दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा। अगर हमें दिस एंगल थीटा है तो ई रिजल्टेंट पी पॉइंट पर चाहिए, तो दिस थीटा मींस दिस एंगल इज थीटा, दिस थीटा मींस दिस एंगल इज थीटा। अब इन दोनों को लेकर हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर चाहिए, तो अंडर रूट ऑफ ई पी ए का स्क्वायर प्लस ऑफ ई पी बी का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 ई पी बी कॉस 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा। ई पी ए और ई पी बी दोनों के वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो ई पी ए या ई पी बी दोनों होगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस डिस्टेंस, इसको हमने x से डिनोट किया, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू x 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, और दोनों को हम e से डिनोट करते हैं, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड P दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ e स्क्वायर प्लस ऑफ 2 e स्क्वायर cos ऑफ 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 e स्क्वायर प्लस 2 e स्क्वायर cos 2 थीटा, this is equal to under root of 2 e square 1 plus of cos 2 theta. This is equal to under root of 2 e square into 2 cos square theta, and this is equal to 2 e cos theta. 2 into e is cube by 4 pi epsilon naught x square into cos theta। अगर हम ट्रायंगल में लेते हैं तो बेस इज a और हाइपोटेनस इज x, दिस इज इक्वल टू a बाई x, तो दिस इज इक्वल टू फाइनली रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वेटोरियल लाइन इज इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब इनटू 2a, एंड दिस इज इक्वल टू p q into 2a is p dipole moment upon 4 pi epsilon naught, x is under root of r square plus of a square और इसका क्यूब, this is equal to p by 4 pi epsilon naught r square plus of a square whole power 3 by 2। ये इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला। अगर हम इसे में आते हैं शॉर्ट डायपोल, short dipole means r square is very greater than a square को नेगलेक्ट करें तो e इक्वेटोरियल इज p by 4 pi epsilon naught r। तो अगर हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं e एक्सियल अपॉन e इक्वेटोरियल का रेशियो ये 2 होगा, बट इन द केस ऑफ शॉर्ट डायपोल। अब इसमें मैं बताऊं आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है। Torque on the electric dipole in uniform electric field. Torque due to an electric dipole in uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें डायपोल पर टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है। टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल in uniform electric field।
expression for torque due to an electric dipole in uniform electric field. दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें हमने एक डायपोल को प्लेस किया। डायपोल मीन्स यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ माइनस क्यू चार्ज। ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला हमारे पास है F दिस इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E। इफ द गिवन चार्ज इज पॉजिटिव then the direction of force is in the direction of electric field. If the given charge is negative, then the direction of force is opposite to the direction of electric field. Means positive charge पर force electric field की direction में, negative पर इसके opposite direction में dipole rotate कर जाएगा theta angle से. Means Q into E force this direction, Q into E force this direction. और ये dipole लेंथ ऑफ द डायपोल है 2a, यह लेंथ है। मीन जब रोटेट करेंगे तो थीटा एंगल से रोटेट करेगा। मीन्स 2a, इसका एक कंपोनेंट होगा 2a cos थीटा और दूसरा है 2a sin थीटा। तो हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। लाइक फॉर दिस फोर्स दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम दिस फोर्स के लिए भी लेंगे तभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा 2a sin थीटा होगा। तो टॉर्क दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इज डिनोटेड बाय टाउ, फोर्स इज QB, perpendicular distance is 2a sin theta. This is equal to Q into 2a into E into sin theta. Q into 2a is P into E into sin theta. Means P cross of E. Torque is a vector. अगर हमें टॉर्क की डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट जहां भी होगा तो हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ torque is perpendicular to both P vector and E vector. If theta this is equal to 0, this is the case of stable equilibrium. If theta this is equal to 180 degree unstable equilibrium, theta this is equal to 90, this is the case of torque maximum is P into Q net on the dipole is 0. In uniform, ये सब 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द डायपोल हैज ओनली रोटेशनल in non-uniform electric field. In non-uniform electric field,
electric field. The dipole has both translational and rotational motion. Next is work done due to an electric dipole in uniform electric field. वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन हम फाइंड करेंगे. वर्क डन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. Work done, or this is also called potential energy. Work done or potential energy due to an electric dipole in uniform electric field. Work done due to an electric dipole in uniform electric field. We know that work done torque into theta means dW is torque into d theta. Torque is P is sin theta. Torque P cross E means P sin theta into d theta. This is equal to dW. Integrate from theta 1 to theta 2. Theta 1 to PE में theta 2. The W PE is constant. Integration of sin theta into d theta from theta 1 to theta. PE sin theta का integration minus of cos theta from theta 1 to theta 2. Minus of PE cos theta 2 minus of cos theta 2. This is equal to what? अगर हम देखें तो इनिशियली डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम टॉर्क वाले डायग्राम पर देखें तो थीटा 1 0 डिग्री इनिशियली 90 डिग्री और फाइनली वो थीटा एंगल पर टिल्ट होगी. तो अगर हम वर्क डन यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो W दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ PE cos थीटा means minus of P vector dot of E. Work done is a scalar. Negative sign का मतलब है this is the restoring torque is active. तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पोर्शन इतने पोर्शन है. नेक्स्ट वीडियो में हमारा आपको फ्लक्स का हम इंट्रोड्यूस करेंगे एंड गॉस थ्योरम. ओके, ऑल द बेस्ट.